इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये चैप्टर 1 है बच्चों, क्लास 12 में जो आपकी बुक है इंडियन इकोनॉमी। दो बुक है आपकी, एक है आईई इंडियन इकोनॉमी और जो दूसरी बुक है वो है मैक्रो। तो इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 1947 में जब हमको आजादी मिली तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी, इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। 1947 में हमको आजादी मिली तो मिली किससे, ठीक है। यूजुअली हम किस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पे किसने राज करा था। हम पे राज करा था ब्रिटिशर्स ने, लेकिन हम पे राज ब्रिटिशर्स ने नहीं किया था। हम पे राज स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है, एक कंपनी फॉर्म होती है जिसमें 125 शेयर होल्डर्स होते हैं और उनकी ज्वाइंट कैपिटल कितनी होती है, 72,000। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ब्रिटेन की रानी से एक रॉयल चार्टर लेते हैं। रॉयल चार्टर क्या होता है, एक राजकीय आदेश होता है जो कि क्वीन देती थी बिजनेस करने के लिए। अगर किसी कंपनी का बिजनेस जो है वो कंट्री के प्रॉफिट के लिए हो रहा है तो उसकी मोनोपोली स्टेब्लिश करने के लिए, ताकि उसको अपने ही देश की किसी कंपनी से कंपटीशन ना फेस करना पड़े, तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट दिया जाता था। इट वाज साइंड बाय किंग और क्वीन ऑफ अ कंट्री दैट गिव्स द ऑर्गेनाइजेशन एज लेटर पेटेंट। ठीक है, पेटेंट मतलब आपकी वहां पे फुल राइट्स हो जाते हैं, उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ ट्रेडिंग लाइसेंस। ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है 1599 से। 1599 में ब्लैक पेपर से। जो ब्लैक पेपर होता था, ब्लैक पेपर को जो बिजनेसमैन होते, मर्चेंट होते, वो ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही प्रेशियस होता था। जो ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर को कौन सेल करता था, डच सेल करते थे। ठीक है, तो डच 1599 सितंबर 1599 में क्या हुआ, जो डच थे ना, डच ने 5 शिलिंग्स इंक्रीज कर दी, तो प्राइस है वो राइज कर दिया। ठीक है, शिलिंग्स क्या होता है, ये बच्चों शिलिंग आप देख सकते हो, शिलिंग एक करेंसी होता है। शिलिंग एक करेंसी था उस टाइम पे। 5 शिलिंग इंक्रीज कर दिए थे पर ब्लैक पेपर से। और डच प्राइवेटियर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग 5 शिलिंग बढ़ा देंगे, इससे कम हम लोग नहीं करेंगे। तो प्राइवेटियर क्या होता है, ये यहाँ से डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो। प्राइवेटियर कुछ नहीं होता, एक शिप होता है जो कि सामान बेचने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इससे ब्रिटिशर्स नाराज हो गए। 5 शिलिंग जो इंक्रीज करा उनको बहुत ही ज्यादा लगा ये, तो इससे जो ब्रिटिशर्स है वो नाराज हो गए। ठीक है, उन्होंने क्या डिसाइड किया ब्रिटिशर्स ने, 24 सितंबर 1599 को लंदन में 24 मर्चेंट्स, लंदन में 24 मर्चेंट्स ने एक मीटिंग की और उसमें डिसाइड किया कि हम लोग एक अपनी नई कंपनी बनाएंगे जिसका नाम होगा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, जो ईस्ट इंडीज में बिजनेस करने के लिए उन्होंने एक कंपनी बनाई। स्टार्टिंग में उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, स्टार्टिंग में उसका नाम क्या था, ये इतना लंबा चौड़ा नाम था। ठीक है, पढ़ लेना। 31 दिसंबर 1599, इसके 3 महीने बाद, ठीक है, 24 दिसंबर 1599 में लंदन में 24 मर्चेंट्स ने एक अपनी मीटिंग करी और उसमें एक कंपनी बनाई। ठीक है, इसके 3 महीने बाद 31 दिसंबर 1599 को फर्म वाज गिवन अ रॉयल चार्टर। ठीक है, फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन, इनके नाम भी अजीब होते हैं, एक ही नाम को रिपीट करते रहो। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ वन, क्वीन एलिजाबेथ टू। एंड देखो, ये ऐसे ही तो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते थे ना। आप एक देश से कहीं दूसरे देश में, ठीक है, दूसरा कॉन्टिनेंट ही लगा लो, वहां पे जा रहे हो बिजनेस करने के लिए, तो इतना आसान तो नहीं होता ना। आपको कुछ ना कुछ तो राइट्स वगैरह चाहिए ना, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो
पावर चाहिए, ठीक है। ये पावर लेने के लिए इन्होंने क्या करा, क्वीन एलिजाबेथ को बोला कि हम लोग वहां से बिजनेस करेंगे, इसमें हमारे देश का भी फायदा है, ठीक है, और हमारा तो फायदा है ही। तो ये करके इन्होंने रॉयल चार्टर ले लिया क्वीन एलिजाबेथ वन से। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 125 शेयर होल्डर्स को लिया और 72,000 पाउंड पैसे इकट्ठे करे और अपनी एक कंपनी बना ली, ठीक है। बाद में इस कंपनी को नाम दे दिया इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम दिया बाद में इन्होंने इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो जो इनका ट्रेड था ना, ट्रेड कहाँ से कर सकते थे ये लोग, ट्रेड कर सकते थे केप ऑफ गुड होप, ठीक है, ये कोई जगह थी यहाँ पर, ठीक है, केप ऑफ गुड होप से लेकर और ये कहाँ तक, स्ट्रेट ऑफ मैगलन, ये दूसरी जगह थी, ठीक है, यहां तक ये बिजनेस कर सकते थे, यहां तक बिजनेस कर सकते थे। इसका मतलब आप ये लगा के चलो कि ये इस एरिया में बिजनेस कर सकते थे, ठीक है, और ये यहाँ पर इधर का ये जो एरिया है इसमें बिजनेस कर सकते थे, ठीक है। ये जो बीच का एरिया है ना, यहाँ पे इनको बिजनेस करना अलाउड नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पहले ही ब्रिटिशर्स वगैरह की काफी सारी एक्टिविटीज हो रही थी। तो यहाँ पे इनको रॉयल चार्टर नहीं मिला बिजनेस करने के लिए। ये जो इधर का एरिया है ना, इसमें इनको रॉयल चार्टर मिल गया है बिजनेस करने के लिए, और इस सारे एरिया में, ठीक है, जो भी एरिया आता है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम चेंज कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम होने के बाद क्या हुआ, क्वीन एलिजाबेथ वन ने इनको मोनोपोली प्रोवाइड कर दी, ठीक है, ग्रांटेड सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, कि वहां पे जाओ और हम, ऐसा नहीं है ना कि अपने ही देश की कंपनीज आपस में कंपटीशन हो जाए, हमारा ही नुकसान हो जाए, ठीक है। इसलिए क्वीन एलिजाबेथ वन ने क्या किया, इनको सोल राइट दिया, मोनोपोली दी ईस्ट में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब इंग्लैंड की और कोई कंपनी इनसे कंपटीशन नहीं करेगी, ठीक है। देखो अब आती है बच्चों इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्या स्टोरी आती है इंटरेस्टिंग, कि पहली चीज तो, पहला तो इसने क्या किया क्वीन एलिजाबेथ ने, कि इनको राइट दे दिया कि इनका कोई भी कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन ही किल कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आप वहां जाके एक्सप्लॉइट करो सिटीजन्स को, कुछ करो, लेकिन ब्रिटेन को क्या चाहिए था, ब्रिटेन को चाहिए था प्रॉफिट, ठीक है। और देखो ये स्टार्ट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी किसके साथ आई, कैदियों के साथ, ठीक है। ये किसके साथ आई, जो भी जेल में कैदी थे, इंग्लैंड की जेल में जितने भी कैदी थे, उनमें से कुछ को इन्होंने इकट्ठा किया, शिप पे लादा और ये चल पड़े बिजनेस करने के लिए, ठीक है। कहाँ गई स्लाइड, ओके, ठीक है। इन्होंने कैदियों को लिया, लादा और चल पड़े बिजनेस करने के लिए, ठीक है। शुरू में इन्होंने क्या सोचा, शुरू में इन्होंने सोचा कि ये लोग क्या करेंगे, इंडोनेशिया जाएंगे, ये लोग इंडोनेशिया जाएंगे बिजनेस करने के लिए। वहां पर कोई आइलैंड था, वहां से इन्होंने स्टार्ट करना था, लेकिन क्या हुआ कि वहां पर ऑलरेडी इंडोनेशिया में डच ट्रेडर थे। क्या हो रहा है, इंडोनेशिया में ऑलरेडी डच ट्रेडर थे, ठीक है। अब डच ट्रेडर ने इनको क्या किया, मार पीट के भगा दिया, इनको वहां पे बिजनेस नहीं करने दिया, ठीक है, इनको वहां पर बिजनेस नहीं करने दिया। ये रो पीट के वापस आ गए हैं क्वीन एलिजाबेथ के पास, ठीक है, अपने कंट्री ब्रिटेन में वापस आ गए। डच थे, स्पेनिश थे, पुर्तगाल के थे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पहले ही ट्रेड कर रहे थे, उनके पास स्ट्रोंग आर्मी थी। तो इंडोनेशिया में इनकी दाल नहीं गई, ये गली, ये वापस गए इंग्लैंड। 24 अगस्त 1608
कब की डेट है? 24 अगस्त 1608 को ये लोग वापस निकले इंग्लैंड से। ठीक है, अब ये आए कहाँ पर? इंडिया में। 16 अगस्त, एक बार तो एक राउंड लगा के चले गए ये इंडोनेशिया का। वहां से इनको डच ने, स्पेनिश ने, इन लोगों ने भगा दिया, क्योंकि वहां पे पहले से ही उनका कंट्रोल था। ये 24 अगस्त, 24 सही, ठीक है, 24 अगस्त 1608 को आए फिर इंडिया में। इंडिया में कहाँ आके रुके ये? इंडिया में आके रुके सूरत में। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने यहां से ट्रेड स्टार्ट किया। फिर 24 अगस्त 1608, अभी तक ब्रिटेन का कंट्रोल नहीं है हम लोगों पे, हम कॉलोनी नहीं बने। अभी सिर्फ एक कंपनी आई है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका पहले बहुत ही लंबा चौड़ा नाम था। ठीक है, बाद में चेंज होके ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया था। वो इंडिया आई और वो गुजरात के सूरत में वहां पर आकर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, उस टाइम पर जो इंडिया की इकोनॉमी थी, ठीक है, उस टाइम पर जो इंडिया की इकोनॉमी थी ना बच्चों, इंडिया की, उस टाइम की जो इंडिया की इकोनॉमी थी ना, वो यूरोप की इकोनॉमी से भी बड़ी थी। जो हमारी इकोनॉमी थी उस टाइम पे, क्या प्रॉब्लम हो गई इसको, हमारी इकोनॉमी जो थी वो यूरोप की इकोनॉमी से भी बड़ी थी। चलो रहने देते, लिखते नहीं है, वैसे ही सुन लेना। और यहाँ पर ऑलरेडी पुर्तगाल के जो ट्रेडर थे, उनकी मुगल से काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जब ये लोग आए 1608 में, उस टाइम पे हमारे यहाँ पे कौन थे? मुगल थे। ठीक है, और मुगल के साथ जो पुर्तगाल के ट्रेडर्स थे, उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो इन्होंने क्या किया, आगरा उस टाइम पे कैपिटल था। ठीक है, जहांगीर का टाइम था और जहांगीर के टाइम पे आगरा हमारी कैपिटल था। इन्होंने मुगल्स को इम्प्रेस करने के लिए चापलूसी की। ठीक है, अफगान ड्रेसेस पहन के गए और टूटी फूटी टर्किश जो भी लैंग्वेज ये मुगल जानते थे, वो लैंग्वेज में इन्होंने ट्राई किया बात करने के लिए। ठीक है, लेकिन इनकी दाल नहीं गली। उस टाइम पे जो रिप्रेजेंटेटिव था वो फिर वापस गया और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आया। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया, मुगल्स को थोड़ा बहुत लालच दिया कि इसमें हमारा भी फायदा है, आपका भी फायदा है, हम आपको कमीशन वगैरह दे देंगे। बुक्स पे, बुक्स पे नहीं, सॉरी, हम आपको कमीशन वगैरह दे देंगे, जितना भी हमारा सेल होगा हम आपको। तो लालच में आ गए, मुगल तो आए थे लूटने के लिए, है ना, वो तो थे ही सबसे बड़े लुटेरे। अब उनको लालच आ गया, भाई ये तो तुम्हें भी प्रॉफिट अपना कट देंगे ना, कमीशन देंगे। तो उसके बाद ये सूरत में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो मतलब कई बार इन्होंने थपेड़े खाए, पहले आए इंडोनेशिया में मार खाई, फिर चले गए, फिर आए, फिर सूरत में आए। मुगल से पहले ही पुर्तगालियों की बहुत अच्छी साठगांठ थी, तो वो बढ़िया से बिजनेस कर रहे थे, तो ये फिर वापस चले गए। फिर कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आया, उसने आके फिर यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग करी, लालच, यहाँ कर क्या किया, लालच, लालच बहुत बुरी बुला होता है ना। जैसे दिल्ली में लालच मिलता है ना सरकार का, कि भाई फ्री में बिजली मिल जाएगी, फ्री में, इन चीजों के लिए हमको वोट नहीं करना चाहिए। ठीक है, लालच में जब भी हम आते हैं तो हम लोग फंसते हैं। ठीक है, हमें किस चीज को देख के चलना चाहिए, कि जो ओवरऑल बेनिफिट ये सही है कि गलत। ठीक है, इन्होंने क्या किया इंडिया में आके, अब कि भाई हमारे पास तो बहुत सारा सामान होगा, हमारा कहीं सामान चोरी ना हो जाए, इतने सारे लोग हैं, हम रहेंगे कहाँ पर? तो इन्होंने क्या किया, अपने किले बनाए। ठीक है, किले बनाए किस पर्पज से? सामान वगैरह रखने के पर्पज से। और इन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे मुगल एम्पायर वीक होते गए, वैसे वैसे जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अपना होल्ड बढ़ा। ठीक है, तो क्या होता था कि डायरेक्ट अगर कोई अंग्रेज राजा बन जाएगा तो इंडिया की पॉपुलेशन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इन्होंने क्या किया, अपने पपेट किंग बिठाने शुरू करे। जो भी, अगर कोई भी राज्य कमजोर हो जाता था, उसका राजा कमजोर हो जाता था, तो या तो ये उसको हटा देते थे,
और उसकी जगह पे कोई नया अपना पपेट राजा बना लेते थे या उसी को अपने अंडर ले लेते थे, तो वो इनके पपेट के जैसे काम करता था। इन्होंने तो ऐसे तक रूल निकाल दिए थे कि अगर किसी राजा का कोई लड़का नहीं है और उस राजा के मरने के बाद वो जितना भी एरिया है वो इनके अंडर चला जाए, ठीक है, इन्होंने यहाँ तक रूल निकाले थे। उसके बाद क्या हुआ, अब पावर में आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी ने, खूब मोटा पैसा कमाया। मोटा पैसा कमाया तो क्या हुआ, लालच बुरी बला होती है ना, तो तुम्हें खुद को भी तो नुकसान देगा। इन्होंने क्या करा, पार्लियामेंट में सीटें खरीद ली, एमपी खरीद लिए, ठीक है, और गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपने हिसाब से सरकार चलाने लगे। जो इनके फायदे में होती थी वैसी डीलिंग ये कुछ कराते थे, ठीक है, इनको जहां जहां ठीक ठीक लगता था वहां ये अपना फायदे के हिसाब से सरकार से सारे काम निकलवाने लग गए, ठीक है। तो अब ये जो कंप्लेंट है ये पहुंची क्राउन के पास, ठीक है, वहां उस टाइम पे जो महारानी थी उनकी, उसके पास। तो इनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया, इनके अगेंस्ट जो भी कंप्लेंट गई तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया, इंक्वायरी हुई, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, 1858, आप ये लोग याद रखना ये ईयर 1858 में, 1858 में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आती है, कौन, जो क्राउन है ना, ब्रिटेन का जो क्राउन है, उसने अपने अंडर ले लिया, जो इंडिया में जितना भी बिजनेस हो रहा था ना उसको अपने अंडर ले लिया, ठीक है। और ये इन्होंने क्या किया बच्चों, ये लेके आए इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, ठीक है, ये एक्ट लेके आए और इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर का इन्होंने पार्ट बना दिया। एक कंपनी आई, उसने खूब लूटा, ठीक है, और यहां से बिजनेस करके चली गई, फिर वो कंपनी खुद ही करप्ट हो गई। तो वहां के रानी ने उस कंपनी को हटा दिया, उसको पावरलेस कर दिया और इंडिया को डिक्लेयर कर दिया कि जो इंडिया है वो कॉलोनी है किसका, ब्रिटेन का, ठीक है। कब, 1858 में। उससे पहले जो भी था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल चल रहा था। तो हमारे ऊपर 200 साल ब्रिटेन ने राज नहीं करा, ब्रिटिशर्स ने राज नहीं करा, सिर्फ एक कंपनी थी, ठीक है, जिसने स्टार्टिंग की थी। और 1858 से ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन का जो क्राउन था, उसने राज करना स्टार्ट किया और जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो अपने अंडर ले लिया, टेक ओवर कर लिया, ठीक है। अब एक बात और सुनो, आज के टाइम पे एक इंडिया का कोई बंदा है, संजीव मेहता, इसके बारे में पढ़ना। संजीव मेहता ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया है। आज के टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किसके अंडर आती है बच्चों, संजीव मेहता, एक इंडियन है जिसने उसको खरीद लिया। वो लग्जरी आइटम बनाती है, कुछ कॉफी वगैरह इस टाइप के आइटम बनाती है। तो आप चाहो तो जनरल नॉलेज के लिए इसको भी पढ़ सकते हो कि आज के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर है, ब्रिटेन की नहीं है, आज के टाइम पे वो इंडियन ने खरीद ली, ठीक है। तो ये थी बच्चों हिस्ट्री, किसकी हिस्ट्री, कैसे कैसे ब्रिटिशर्स आए यहाँ पर, ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री थी। यहाँ तक जो था ये था सिर्फ आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड। अब जो भी आएगा ना ये रहेगी, ओके, ये तो कुछ रह गई वीडियो, ठीक है। जैसे डिफिकल्टी हटाने के लिए इसको ये एक्सप्लेन करना रहेगा, करेंसी प्रिंट करने की वो दे दी थी, राइट्स दे दिए थे, अपना लॉ बना सकते थे, फॉरेन पॉलिसी लेके आ सकते थे, कोर्ट चला सकते थे, पनिशमेंट दे सकते थे, आर्मी रख सकते थे, ठीक है। तो ये सारा सब उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दी थी, ईस्ट इसने ब्रिटेन ने, ठीक है, क्राउन ने। अच्छा, फिर से आ गई, ओके, ये टाइमलाइन है, ठीक है। ये टाइमलाइन अगर आप लोगों को पढ़नी है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों आप लोगों का 12th क्लास का सिलेबस एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। एंशियंट इंडिया वाज प्रोस्पेरिंग इन एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ।
जो हमारी पुरानी इकोनॉमी थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले, बहुत ही प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी, ठीक है। However, once the British stepped on the Indian soil, the state of Indian economy started weakening. जैसे ही ये लोग मनहूस आए हमारे यहाँ पे, ब्रिटिशर्स जैसे ही आए हमारे यहाँ पर, तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो डाउन होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, इनका सोल पर्पस क्या था कि रॉ मटेरियल लेके जाओ इंडिया से, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन के लिए, ठीक है, वहां पे चीजें मैन्युफैक्चर करो और जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम है वो वापस इंडिया में बेचो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारी इकोनॉमी बहुत प्रोस्पेरस थी। उसके बाद जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो हमारी इकोनॉमी डाउन होनी स्टार्ट हो गई। ब्रिटिशर्स का एक ही एम था कि जितना भी रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जा सकते हैं उतना रॉ मटेरियल लेके जाएं। उसके बाद every sector of India, like agricultural, industrial, exploited, ठीक है, ये सारे के सारे सेक्टर्स ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट करे। द कंट्री फेल्ड टू प्रोड्यूस एनफ फूड फॉर द पीपल, ठीक है, जो इतनी प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी तो हमारी ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम लोग फूड भी नहीं अपना प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो भी कम हो गई थी, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज थी इंडिया में लेकिन वो इंडस्ट्रीज भी मैनेज नहीं कर पा रही थी इकोनॉमी को। कौन सी थी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे, जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह है ना, क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट, ये हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया थी, ठीक है, मलमल का कपड़ा वगैरह ये सब हमारे यहाँ पे अच्छा होता था। द इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज फॉलोइंग, इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी फॉल होना स्टार्ट हो गया था। ब्रिटिश रूलर्स वर ओनली कंसर्न्ड अबाउट देयर प्रॉफिट, उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब था, उनको इंडिया की इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं था। रही सही कसर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने पूरी कर दी, ठीक है। जो भी हमारे पास बचा हुआ था वो सब सारे के सारे रिसोर्सेज कहाँ यूज हो गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितना भी पैसा। तो वर्ल्ड वॉर जीते हैं ना ब्रिटेन वगैरह, ये खुद से नहीं जीते, हमारे यहाँ से लूटे हुए पैसे से जीते हैं, ठीक है। तो ये सब था इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट आता है बच्चों इसमें द प्री कॉलोनियल इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे यहाँ पर कैसा इंडस्ट्रियल सेक्टर था। इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रोस्पेरस इकोनॉमी, उनके आने से पहले, बाद में नहीं। एग्रीकल्चर वॉज मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर जो था वो मेन सोर्स था हमारे यहाँ पे, सोर्स ऑफ अर्निंग का, ठीक है। However, the country's economy was characterized by various kind of manufacturing activities, लेकिन उसमें से मेन कौन सा था हमारा, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट और इंडिया क्लॉथ इंडस्ट्री। हमारे यहाँ पर देखो, जब अंग्रेज आए उनके आने से पहले हमारे यहाँ की इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट थी, इंडिपेंडेंट थी। एग्रीकल्चर सेकंड पॉइंट है, एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। हैंडीक्राफ्ट कैसा था हमारे यहाँ पे, ठीक है। द इंडियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज द फर्स्ट इंडस्ट्री इन इंडिया एंड वेल एस्टेब्लिश्ड, जो हमारे यहाँ पे क्लॉथ इंडस्ट्री थी ना, वेल एस्टेब्लिश्ड थी, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर से आने से पहले। ये तो तुम देखो, ये तो आप लोगों ने पता नहीं देखा है नहीं देखा है, मैंने तो देखा है। जब मेरी दादी वगैरह जो थी वो लोग क्या करती थी, कॉटन लेके और चरखे के ऊपर वो क्या करती थी, उससे सूत बनाती थी, ठीक है, धागे बनाती थी। और हर गांव में ना, हर दूसरे तीसरे गांव में एक खड्डी होती थी, ठीक है। खड्डी मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है जिसमें आप मैनुअल दरी वगैरह कपड़ा बनाने का काम करते हो, ठीक है। ये गांव देहात में होती थी, ठीक है। वो खड्डी होती थी, उसमें ऐसे धागे लगाते थे और यूं 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 करके पूरा उसमें दरी चादर, ठीक है, कपड़ा बनाने का काम होता था।
ठीक है। तो इतना ज्यादा आज के टाइम पे आप किसी गांव में देख लो, कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है कपड़े वगैरह की। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग गई हैं वैसे तो, वहां पे होता है, मास प्रोडक्शन होता है। लेकिन पहले हमारे यहाँ पे मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी ना, वो भी हैंडीक्राफ्ट से लेकर बहुत बढ़िया। ठीक है। हर गांव देहात में खुद ही सूत से वो धागे बना लेते थे कपास से, और उसके बाद उसको खड्डी पे ले जाके दरी चादर वगैरह ये सारे कवर वगैरह बनवा लेते थे। ठीक है। इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बने हुए कपड़े होते हैं ना, उनके लिए जाना जाता था। ठीक है। कॉटन, वूल, सिल्क, ठीक है, ये टेक्सटाइल हमारे यहाँ पे मेन थे। दीज प्रोडक्ट्स enjoyed a worldwide market due to use of fine quality of material and high standard of craftsmanship। मतलब एक तो हमारे यहाँ के जो ये हैंडीक्राफ्ट आइटम होते थे ना, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। ठीक है। और ये हाई स्टैंडर्ड के होते थे, ऐसा नहीं होता था एक बार धोया और कलर निकल गया। कलर वगैरह सब पक्के होते थे। तो हमारे यहाँ का हैंडीक्राफ्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर था। तो एक आप लोग बच्चों कहीं सर्च करना, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है ना चिंट। ये चिंट क्या होता है? छींट। जैसे आप अपने मम्मी वगैरह को भी सुनते होंगे कि छींट का कपड़ा। छींट क्या होता था बच्चों? इंडियन ब्लॉक प्रिंट था। ठीक है। ये सबसे पहला ग्लोबल फैशन बना। जो छींट था, इसको अंग्रेज चिंट करके बोलते थे। तो ये क्या था? ये देखो, ये सारे क्या हैं? ये ग्लोबल फैशन था। मतलब जो हैंड प्रिंटेड होता था, ब्लॉक प्रिंटेड होता था, वो क्या होता था? छींट का कपड़ा उसको बोलते थे। और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है। इतना पॉपुलर हुआ था कि यूरोपियन कंट्रीज में इसको बैन कर दिया। ये जो छींट का कपड़ा है, ये इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि इसको वहां पर बैन कर दिया था। ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपने वहां पर मशीनें लगाई। हमारे यहाँ का हैंडीक्राफ्ट जो होता था ना बच्चों, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था छीट का कपड़ा। इन्होंने क्या किया, अपने वहां पे मशीनें लगाई और मशीनों में मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा डिमांड थी इंडिया के छीट की कि ये ब्लैक मार्केटिंग होने लगी। ठीक है। स्मगलिंग होने लग गई इसको कपड़े की। सोचो कितना ज्यादा पॉपुलर होगा ये उस टाइम पे। 500 ईयर्स अगो जो ये शीट था, ब्लॉक प्रिंटिंग था, ये हमने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया था 500 ईयर्स अगो। तो 200-400 साल पहले की बात है। उससे पहले से सोचो हम कितना एक्सपोर्ट करते होंगे ये कपड़ा। अच्छी क्वालिटी का बढ़िया कपड़ा बिल्कुल। एक मसलिन होता था, मलमल भी इसको बोलते थे। ठीक है। और टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम ढाका बंगाल, यहाँ से ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर था। एक गाना भी है, मलमल का कुर्ता पान खाए सैया हमारो, मलमल का कुर्ता उस पे छीट लाल लाल है। मतलब छीट लाल लाल का मतलब वहां पे ये एक्सप्लेन कर रहा है ना। जो आपका मीडिया होता है, जो आपकी मूवीज वगैरह होती है, वो क्या करती है बच्चों? आपकी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। तो उस टाइम पे जो चीज जितनी ज्यादा चल रही होती है, तो उस टाइम पे मलमल का कपड़ा हमारे यहाँ पे बहुत ही फाइन क्वालिटी का होता था। और उस पे जो छीट का प्रिंट होता था, तो पान खाए सैया हमारो, सांवरी सुरतिया, क्या था ऐसे कुछ था ना, मलमल के कुर्ते पे छींटे लाल लाल। तो ये छींट इतना छोटी चीज नहीं है, छींट बहुत बड़ी चीज है। आप कभी इसकी हिस्ट्री देखना यूट्यूब वगैरह पे, जो छींट है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी कि कैसे ये वर्ल्ड फेमस था 500 साल पहले। और उसके बाद उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इसको बैन कर दिया। इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ अपने वहां मशीन्स वगैरह से प्रिंटिंग। लेकिन वो उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं प्रिंट होता जितनी अच्छी क्वालिटी का हमारे यहाँ पे मलमल का कपड़ा छीट की प्रिंट होती थी। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारे प्री कॉलोनियल बता रही हूँ मैं, क्राफ्ट हमारे यहाँ बहुत बढ़िया, जो आर्टिस्ट लोग इंडिया में बहुत होते थे। ठीक है। हमारे पुराने मंदिर वगैरह आप देखो, तो एक से एक आर्टिस्टिक मूर्ति वहां पर है। ठीक है। तो इंडियन क्राफ्ट्समैन was also known for his work इन द मेटल इंडस्ट्री। बहुत ज्यादा हमारा यहाँ पे क्राफ्टमैनशिप था। मार्बल इंडस्ट्री,
स्टोन क्रेविंग मतलब जो ये पत्थर की मूर्तियां वगैरह, अब पुराने देखो जितने भी मंदिर वगैरह हैं वहां पे कितनी बढ़िया बढ़िया, एक तो मंदिर ऐसा है जो पूरी चट्टान काट के मंदिर बना रखा, मूर्ति मूर्ति, और ऊपर से नीचे बनाया है उसको, ठीक है। मंदिर यूजुअली हम बनाते ना, बेस तैयार करते, फिर उसके ऊपर ऊपर मंदिर बनाते, वो ऊपर से स्टोन को काट के मंदिर बनेगा। बहुत सारे मंदिर है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। लेदर एंड टैनिंग इंडस्ट्री, ठीक है, और शिप बिल्डिंग, ये 5 इंडस्ट्री ऐसी थी जिसमें हमारे क्राफ्टमैन बहुत ज्यादा बढ़िया काम करते थे। द इंडस्ट्रीज गेन्ड पॉपुलैरिटी एंड लेट इंडियन मेक देयर नेम फॉर देम इन द वर्ल्ड मैप। ये सारी इंडस्ट्री थी जिसकी वजह से इंडियंस का बहुत ज्यादा नाम हुआ था वर्ल्ड में। कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो ये पिछली स्लाइड में है ना बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये ज्यादा बड़ा नहीं आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कुल मिला के 3 नंबर में, 2 नंबर में, ठीक है, छोटा ही है ये, ठीक है। प्री कॉलोनियल कैसा था हमारे यहाँ पे इंडिया, वो इस स्लाइड के अंदर बनाया बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, कि कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी कंडीशन कैसी थी, बहुत ही खराब थी, ये तो सबको ही पता है ना। खराब थी तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे खराब थी। सबसे पहले लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो टॉपिक है ना बच्चों, इस टॉपिक में मैं आपको 10 पॉइंट्स कराऊंगी। इन 10 पॉइंट्स की हेडिंग आपको जरूर याद कर लेंगे। इंडियन इकोनॉमी कैसे याद करोगे, ये जितनी भी अंदर एक्सप्लेनेशन है ना, इसको नहीं रटना, ये आप रट भी नहीं सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों, हेडिंग रट लेनी है, हेडिंग आपको जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर का जो भी कंटेंट है ना, वो आप थोड़ा बना के भी लिख सकते हो, वो भी चल जाएगा, ठीक है। इतना टेक्निकल नहीं है इंडियन इकोनॉमी, उसमें आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो यूज होंगी। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income। ये जो ब्रिटिशर्स था, इनको कोई मतलब नहीं था कि हमारी क्या तो इंडियन इकोनॉमी में क्या ग्रोथ हो रही है, क्या जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम, कोई मतलब नहीं था, ठीक है। सिर्फ आए, सामान लूटा और चले गए, इनको सिर्फ इतना मतलब था। तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। कुछ एक इकोनॉमिस्ट थे, सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट, उन्होंने एस्टिमेट करा हमारी नेशनल इनकम को, पर कैपिटा इनकम को, ठीक है। इसमें दादा भाई नारोजी, ठीक है, विलियम डिग्बे, फिनले शिरास, और वी. के. आर. वी. राव, R. C. देसाई, ये 5 इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ट्राई करा इंडियन इकोनॉमी में जो भी पर कैपिटा इनकम है या जीडीपी है उसको मेजर करने का, ठीक है। लेकिन V. K. R. V. राव सर जो थे, ये जो इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने जो एस्टिमेट किया ना, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट था। फर्क था तो इनका भी, लेकिन ये मतलब उनमें से ज्यादा सिग्निफिकेंट था। इन्होंने एस्टिमेट किया कि हमारी जो जीडीपी है वो कितनी है, 2% पर एनम। और 2% पर एनम है ना बच्चों, बहुत ही लेस होता है, बहुत ही कम होता है। कोई भी जीडीपी की ग्रोथ जो होती है, अगर आपकी जीडीपी 2% पर एनम है तो बहुत 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 ही कम है। और जो पर कैपिटा आउटपुट था हमारा, वो कितना था, 0.5% पर एनम, ये भी बहुत ही लोवेस्ट था। मोर डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर, सबसे पहले तो क्या था, जब 1947 में हमारा लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था, उस टाइम तक मोर डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर। मोर डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या है, कि लार्जेस्ट जो शेयर था ना हमारे वर्कफोर्स का, वो किस में था, एग्रीकल्चर में। जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर में 72% लोग एंगेज रहते थे। 10% मैन्युफैक्चरिंग में, फैक्ट्रियों में काम करते थे। और 18% वर्कफोर्स जो था वो सर्विस सेक्टर में काम करता था, ठीक है। आप पुराना टाइम देख के चलोगे तो उस टाइम पे तो सर्विस करना बहुत ही इंसल्टिंग माना जाता था। नौकरी करेंगे, हम तो नौकरी कभी ना करें, हम तो अपनी खेती कर लेंगे और कमा खा लेंगे यहीं से, ठीक है, 4 गाय पाल लेंगे, 4 भैंस पाल लेंगे, बढ़िया गुजारा हो जाएगा। लेकिन
उस टाइम पे सर्विस सेक्टर में तो जॉब करना बहुत ही इंसल्टिंग माना जाता था, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब मजदूरी वगैरह फैक्ट्री में तो काम करना और भी ज्यादा इंसल्टिंग लगता था, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग क्या होते थे, सब अपने जमींदार बने रहते थे। हम तो भाई अपने खेती बाड़ी कर लेंगे, चाहे उसमें कम कमाइए चाहे ज्यादा कमाइए, करेंगे, ये नौकरी नहीं करेंगे, वो तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी उसमें। स्टेगनेंट इकोनॉमी, स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब क्या है, ये वही एक तरीके से बैकवर्ड इकोनॉमी ही हो जाता है। द देयर वाज स्लो और नो इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टेगनेंट का मतलब होता है वेरी स्लो, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ थी ही नहीं। एज ए रिजल्ट लैक ऑफ प्रोग्रेस था, ठीक है। देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डेथ्स होती थी बहुत ज्यादा। सफरिंग ड्यू टू लैक ऑफ फूड, जब अर्निंग नहीं होगी तो आप खाओगे कहाँ से, ठीक है। तो ये स्टेगनेंट इकोनॉमी थी उस टाइम पे हमारी। फोर्थ पॉइंट है बैकवर्ड इकोनॉमी। घुमा फिरा के ये हर पॉइंट में ना एक आपको वही बात बतानी है, ठीक है। तो आप कोई भी पॉइंट की एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा रिलेट करके एक दूसरे पॉइंट में लिख सकते हो। बैकवर्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड and per capita income was very low in India, ठीक है। It was just rupees 230 in 1947, 230 रुपए हमारी पर कैपिटा इनकम थी, ठीक है, बहुत कम थी। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, देखो सबसे पहले तो हम प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करते थे। सोर्स ऑफ, मेन सोर्स ऑफ अर्निंग क्या था हमारा, एग्रीकल्चर था, वो भी बैकवर्ड है ना। अगर वो ही एडवांस टेक्नोलॉजी होती उसमें भी, तो भी हम कुछ एक अपना ग्रो कर जाते इकोनॉमी को। लेकिन जो एग्रीकल्चर था वो भी मेन सोर्स ऑफ अर्निंग था, और वो भी बैकवर्ड था, ठीक है। 70% के आसपास लोग एग्रीकल्चर में एंगेज होते थे, और जीडीपी का सिर्फ 50% कंट्रीब्यूट करता था एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन टू वर एक्सट्रीमली लो, दोनों ही बहुत ही कम थे। प्रोडक्टिविटी भी कम थी और प्रोडक्शन भी कम था, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज ओवर क्राउडेड, ठीक है। जहां 4 लोगों के काम नीड होती थी, वहां पे सारा का सारा परिवार लग जाता था। चाहे उसमें परिवार में 8 लोग हैं, 9 लोग हैं, 10 लोग हैं, जितने भी है। पहले तो ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम था, ठीक है। 2 3 भाई, 4 भाई, सब वो 4 खेतों में, 6 खेतों में ही लगे रहते थे, ठीक है। द लार्जेस्ट section of Indian population dependent on it for food। सबसे मेन हमारा एग्रीकल्चर, हम कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं करते थे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हम किस लिए पर करते थे कि हमारे खाने के दाने हो जाएंगे ना? यही पर्पस होता था कि हम लोगों को वहां से फूड मिल जाएगा। तो 1947 में तो हमारा फूड सबसे ज्यादा नेसेसिटी थी। तो उस टाइम पे मूवीज भी आई है ना 1947 में। अब मैंने क्या बताया, जो मूवी वगैरह होती है ना, आपकी जो जिस टाइम की जो स्थिति होती है सोसाइटी की, उसी के हिसाब से मूवी बनती है। उस टाइम हमारी मूवी आई थी रोटी कपड़ा और मकान, है ना, ये मूवी आई थी ना। आज के टाइम पे कोई बनाएगा रोटी कपड़ा और मकान? उस टाइम पे जो मूवी होती थी उसमें क्या होता था बच्चों, उसमें एक तो गरीब लड़का होता था, है ना, गरीब लड़का और अमीर लड़की, ठीक है, उनकी स्टोरी हो जाती थी। रोटी को ऐसे दिखाते थे कि रोटी को इंसल्ट नहीं करना, ठीक है। एक रोटी के लिए हीरो जो मारकाट मचा रहा है, सारा मूवीज में होता था ना उस टाइम पे, कि रोटी कपड़ा और मकान, इन्हीं 3 चीजों से रिलेटेड हमारी मूवीज होती थी, ठीक है। रोटी को बड़ा इज्जत ऐसे तो होती, हमें खाना तो कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज हमें मिल रहा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिलता है। लेकिन उस टाइम पे हम भी उसी कैटेगरी में आते थे, हमारे पास खुद भी खाने पीने को नहीं था। उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री ने, लाल बहादुर शास्त्री ने ये बोला था कि मैं एक समय का खाना खाऊंगा तो भी जिंदा रह सकता, है ना। तो ये सोच सकते हो, जब प्रधानमंत्री ये स्पीच में बोल रहा है कि मैं एक टाइम का खाना डोनेट कर दूंगा, मैं फास्ट रखूंगा, एक ही टाइम का खाना खाऊंगा दिन में, तो आप लोग जिसके पास भी है खाना वो भी ऐसा ही करे, तो कितने खाने की कमी होगी, है ना। तो हमारे यहाँ पे फेमाइन वगैरह आए, खाने की कमी बहुत ज्यादा थी।
उस टाइम पे हम लोगों की एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी थी ज्यादा, और एग्रीकल्चर भी बैकवर्ड था। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस मतलब जो भी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, ज्यादा लार्ज स्केल इंडस्ट्री तो नहीं थी लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत थी इंडिया में हैंडीक्राफ्ट वगैरह से रिलेटेड, वो भी क्या करा, अंग्रेजों ने आके, ब्रिटिशर्स ने आके एक्सप्लॉइट कर दिया। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज नॉट डेवलप्ड, there was a lack of basic and heavy industries in country. ठीक है, the country's manufacturing industries was underdeveloped with the scarcity of primary and key sectors. ठीक है, the collapse of India's world famous handicraft, ये वर्ल्ड फेमस जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, इसका कोलैप्स हो गया ब्रिटिशर्स की वजह से। ठीक है, और उन्होंने और कोई इंडस्ट्री के रिलेटेड कुछ किया नहीं, जो इंडस्ट्री थी हमारी वो भी इन्होंने क्या कर दिया, कोलैप्स कर दिया। द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज दस लैकिंग इन टर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये सब हमारे इंडस्ट्रीज भी काफी बैकवर्ड थी उस टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी बहुत ही ज्यादा थी। ठीक है, कभी नया कपड़ा लोगों को पहनने को मिलता था किसी की शादी में, है ना, एक, अगर किसी को नया, अभी आजकल तो हम लोग क्या करते हैं, न्यू ड्रेस ले आते हैं ना, ऐसे ही बर्थडे के लिए, न्यू ईयर के लिए, दिवाली के लिए, होली के, इतना हम लोग प्रोस्पेरस हो गए हैं फिर से। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे तो नया कपड़ा, आप पूछना अपने पेरेंट्स वगैरह से, दादा वगैरह का टाइम जो होगा, उस टाइम पे तो हम लोग नया कपड़ा कब पहनते थे, जब कोई शादी शुदी होती थी। ठीक है, उसमें जाके मिलता था, वो भी स्कूल के जूते पहन के शादियों में चले जाते थे। ठीक है, इतना ज्यादा हमारे पास पैसा वगैरह नहीं था। द पीपल इन द कंट्री कुड नॉट इवन मीट देयर बेसिक नीड्स, उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती थी। फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रोटी कपड़ा और मकान, फिल्में भी इसी पे बनती थी, है ना, उस टाइम पे हम लोगों को बड़े मुद्दे लगते थे भी भाई, जब खाने के लिए दाने ही नहीं थे, इतनी गरीबी थी, तो उस टाइम पे तो ये चीजें बहुत बड़ी होती थी ना। अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी वर अदर इश्यूज, इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, कोई अगर 10वीं करके जेबीटी कर लेती थी ना लेडी, उसकी जॉब पक्की होती थी। ठीक है, उस टाइम पे तो जेबीटी होती थी, एक है ना कोर्स होता था प्रभाकर, ये तो अब चल पड़े इतने, प्रभाकर, ओटी। ठीक है, ये कुछ एक 10वीं करके कोर्सेज होते थे, और ये कोर्सेज करके 100% गवर्नमेंट जॉब लगती थी। ठीक है, जॉब्स थी लेकिन करने वाले पढ़े लिखे लोग नहीं थे। ठीक है, तो थोड़े थोड़े पढ़े लिखे लोग भी थे, वो भी अच्छी पोस्टों पे लग जाते थे। आजकल तो तुम देखो, किसी ने पीएचडी कर रखी है, वो भी प्यून की अगर सरकारी नौकरी निकलती, उसके लिए पीएचडी करे हुए लोग अप्लाई कर देते हैं। सोचो, हमारे यहाँ पे लिटरेसी तो बढ़ गई है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज कम है, एम्प्लॉयमेंट उस स्पीड से नहीं बढ़ा। आज के टाइम पे तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, केरला जैसा स्टेट तो बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा है। पहले के टाइम पे लड़कियों को तो हम सोच ही नहीं सकते थे पढ़ाई कोई कराएगा। ठीक है, और लड़के भी पढ़ाई करके थोड़ा बहुत 10वीं, दूसरी, चौथी, पांचवी कर ली और अपना खेती में लग गए। ठीक है, तो वो भी इतना ज्यादा लिटरेसी की तरफ नहीं जाते थे। पढ़ता जो कुछ होते थे, पढ़ रहे, जो पढ़ लिख रहे हैं ना, 60% फर्स्ट डिवीजन आ गई। ठीक है, उसका बड़ा नाम हो जाता था उस बच्चे का। आजकल तो 99%, 100% दुनिया लेके आ रही है। ठीक है, तो आज के टाइम पे तो अगर तुम्हारा 60% आ रहा है, देन इट इज ओके, यू आर एवरेज, है ना, वही कंसीडर होता है कि भाई एवरेज है, ठीक है, 60% आ गए। जब पहले का टाइम था तो 60% मतलब वो हो जाता था, फर्स्ट डिवीजन आई है, फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, तो 60-70% में तो स्कॉलरशिप मिल जाती थी लोगों को। लिटरेसी नहीं थी ना, सोर्सेज नहीं थे, पढ़े लिखेंगे तो कहाँ से समझेंगे, कहाँ से, तो तुम्हारे आसपास में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है ज्यादा, तो आप पढ़ोगे किससे, सिर्फ टीचर से पढ़ सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ सीखना तो कहीं नहीं सीख सकते, कोई हेल्प नहीं होती। आजकल तो यूट्यूब वगैरह दुनिया जहान की चीजें हैं पढ़ने वाले को। तो उस टाइम पे इलिटरेसी भी, अनपढ़ता भी बहुत ज्यादा थी हमारे सोसाइटी, हमारे कंट्री में।
पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, पावर और एनर्जी, ये सब हमारे वहाँ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप था। ठीक है, पावर एनर्जी इसका मतलब क्या है बच्चों, बिजली, है ना। कितने ही गांव ऐसे थे जिसमें कोई बिजली का बल्ब ही नहीं होता था, ठीक है, कनेक्शन ही नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है ना, आज के टाइम पे तो तुम, पहले गांव में अगर कोई बीमार हो जाता था ना, तो कोई सरकारी बसें वसें तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी थी ही नहीं। गांव में देहात में कहीं किसी का ट्रक होता था, उसमें लेटा के उसको हॉस्पिटल लेके जाते थे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं थी। पावर और एनर्जी, बिजली तो थी ही नहीं, गए कितने ही गांव थे जहां पर बिजली पहुंची ही नहीं थी। मेन जो शहर थे और शहर के आसपास के जो गांव थे, वहां पर बिजली, तो ये सब बहुत अंडर डेवलप था पहले तो। आज के टाइम पे भी कोई इक्का दुक्का जगह होगा, लेकिन आज के टाइम पे तो देखो इतना डेवलपमेंट कर लिया हम लोगों ने, इतना डेवलपमेंट कर लिया कि सोलर सिस्टम है हमारे पास। अगर कोई रिमोट एरिया भी है ना, रिमोट एरिया का मतलब लगा लो कोई ऊपर पहाड़ी पे किसी का घर है, जंगल के अंदर किसी का घर है, ठीक है, ताकि वहां पर आप लाइन बिछाओ तो बहुत ज्यादा खर्च, तो आपके पास क्या है, सोलर सिस्टम है ना। सोलर सिस्टम लगाओ, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दो टाइप का आता है, सोलर सिस्टम लगाओ और वहां पर अपन, हाँ, बिजली यूज करो, 24 आवर्स यूज करो। ठीक है, कभी बिजली जाने का चांस ही नहीं है। पहले तो गांव में अगर बिजली आती, इतने लंबे लंबे कट लगते थे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की कोई फैसिलिटी नहीं थी, फोन वोन तो कुछ था ही नहीं, शहरों में ही लैंडलाइन कहीं कहीं थे। ठीक है, वो भी कई अड़ोसी पड़ोसी सारे एक ही घर के लैंडलाइन से काम चला लेते थे, उसी का फोन नंबर दे देते। अब तो इतना हमारे यहाँ पे एडवांस हो रखा है। आप कोई भी, अगर कोई बहुत ही पुअर है ना, अगर किसी के घर में मेड है, वो भी बढ़िया स्मार्टफोन अफोर्ड कर पा रही है ना। तो कनेक्शन भी, जो कॉल रेट्स है वो भी सस्ते हो गए, है ना, भला हो जियो का। ठीक है, जिसने कॉल रेट हमारे इतने सस्ते कर दिए, जियो से पहले तो कॉस्टली था। 1 GB डेटा मिलता था 300 रुपए में, 1 GB डेटा 300 में। और आजकल तो 300 रुपए में तुम 2-3 महीने की कॉल्स प्लस उसमें रोज का 1 GB 2 GB डेटा खूब मिलता है। लेकिन कुछ टाइम पहले आप लगा लो, ये 2010-12 के आसपास, जियो के आने से पहले 1 GB डेटा होता था 300 रुपए का। सोचो कितना कॉस्टली था। जियो ने कितना भला करा, है ना। चाहे फिर उसने कुछ करा, इतने एलिगेशन लगते कुछ करा, लेकिन पब्लिक का फायदा हो गया, है ना, हम लोगों को इतना सस्ता इंटरनेट मिल गया, इतनी सस्ती कॉल रेट हो गई है। और ये इतना सस्ता था तभी उसकी वजह से कोरोना में हम लोग क्या कर पाए हैं, इतना ज्यादा डिजिटल पेमेंट हो गया ना हमारे यहाँ पे। बहुत बहुत डेवलप्ड कंट्रीज में भी इतना डिजिटल पेमेंट नहीं है बच्चों, जितना हमारे यहाँ पे डिजिटल पेमेंट हो रखा है। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो अगर आप कोई 5 रुपए की टॉफी लेते हो, उसको भी स्कैन करके पेटीएम से या किसी भी और पेमेंट ऐप से पे कर सकते हो, है ना, इतना ज्यादा डिजिटल डिजिटल हो गया है। तो लेकिन 1947 में तो आप भूल ही जाओ, उसके बहुत सालों बाद तक भी हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बिजली, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये बहुत अंडर डेवलप्ड था। मेजर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ हम लोगों को सिर्फ एक रॉ मटेरियल की फैक्ट्री बना लिया कि इंडिया जाओ, सारा रॉ मटेरियल ले आओ, मतलब। और यहाँ पे, हमारे यहाँ पे कोई कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता था। हमारे यहाँ पे किस चीज का प्रोडक्शन होता था, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल का। अंग्रेज रॉ मटेरियल ले जाते थे, वहां से चीजें तैयार करके हमको बेच देते थे, मतलब हमारा ही सामान सस्ते में खरीदा, मैन्युफैक्चर करके हमारे को महंगे में ही बेच। ठीक है, मेजर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। ठीक है, जो मेडिसिन होती थी ना हमारे यहाँ पे, मेडिसिन के लिए भी हमको इंपोर्ट पे डिपेंड रहना पड़ता था। इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं था, इंडस्ट्रियल सेक्टर बैकवर्ड था, उस वजह से कंज्यूमर गुड्स हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस ही नहीं हो पाती थी। तो हमें जो भी चीज चाहिए होती थी वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। ठीक है, देखो तुम पहले ना, ये 1970s 80s की मूवीज में देखना, 1970 80s की मूवी में देखना, उसमें बड़ा कि कोई ऐसे हीरोइन है ना, मेरे मेकअप का सामान है इम्पोर्टेड है, तो यूज नहीं करे। इम्पोर्टेड का मतलब क्या होता था, उस टाइम पे ये बहुत लग्जरी माना जाता था, है ना।
जब हम आजाद हुए थे उसके कुछ टाइम बाद बाहर से चीज खरीदना मतलब बहुत पैसा लगता था। तो उस टाइम पे तो बहुत ये होता था, ये तो इम्पोर्टेड है, तुम कैसे यूज कर लोगी मेरा। उस टाइम की मूवीज में देखना इम्पोर्टेड वर्ड आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा, ठीक है। इम्पोर्टेड का मतलब क्या होता था कि बाहर देश से आया है। अब आज के टाइम पे तो इम्पोर्टेड की कोई वैल्यू ही नहीं है, हर दूसरा आदमी जाता है बाहर कुछ ना कुछ टॉफी टॉफी कुछ भी खरीद लाता। इतना हम लोग अदर कंट्रीज में जा रहे हैं घूम। पहले तो टूरिज्म के लिए तो हम जाने की सोच ही नहीं सकते थे, ठीक है। कोई अगर पढ़ने वढ़ने चला गया तो उसका बड़ा नाम हो जाता था, भाई कहाँ से पढ़ के आया, इंग्लैंड से पढ़ के आया है। लेकिन आज के टाइम पे तो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूके, जर्मनी, जापान, हर जगह पे हमारे यहाँ के लोग जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, पढ़ने, एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, किसी भी। बल्कि हम इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं कि कितने सारे कंट्रीज के लोग तो हमारे यहाँ पे इलाज कराने आते हैं। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है ना, मैक्स है, फोर्टिस है, कभी आप लोग वहां पे जाओगे तो देखना, फॉरेनर्स होते हैं बहुत ज्यादा पेशेंट वहां पे। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है तभी तो फॉरेनर्स आ रहे हैं ना, नहीं तो कोई क्यों आएगा इलाज कराने के लिए। इलाज कराने के लिए तो तभी जाएंगे ना कि आपको अच्छी टेक्नोलॉजी मिल रही है सस्ते में, है ना। तो अब तो हमारे यहाँ इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हाई होगी। अब ये इम्पोर्टेड का नहीं कुछ इतना ज्यादा क्रेज है यहाँ पर, ठीक है। ये जो एप्पल वेप्पल के फोन है, मल्टीनेशनल कंपनी, सारी बाहर की तो कंपनी, बाहर का सामान यहाँ पे आके बिक रहा है, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेड का इतना ज्यादा क्रेज नहीं है, लेकिन उस टाइम पे था। क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे हम लोग ज्यादा डिपेंड थे रेस्ट ऑफ द कंट्रीज पे। हमको दवाई तक वहां से इंपोर्ट करनी पड़ रही थी, ठीक है। लास्ट पॉइंट है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। मतलब अर्बनाइजेशन का मतलब शहरों में कम लोग रहते थे, गांव में ज्यादा लोग रहते थे, ठीक है। पुराने टाइम पे देखो तुम, अगर कोई बच्चा अपनी फैमिली को लेके शहर में चला गया ना, तो गांव में ऐसी बेइज्जती हो जाती थी, है ना। बता, अपना गांव छोड़ के चला गया उड़े, है ना, अपना घर रहा, खेत रहे, इतना बढ़िया, अपना अपने मालिक खुद। बता, शहर में जाके रह रहा, छोटे से मकान में रह रहा, है ना। ना हुआ तो सब्जी भी खरीद के खाओ, दूध भी खरीद के खाओ, अनाज भी खरीद के खाओ। यहाँ तो सब घर का होता है, तुमने ये बातें बहुत सुनी होंगी, है ना। तो पहले अर्बनाइजेशन बहुत कम था, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होती थी वो प्रेफर करती थी विलेजेस में रहना। तो उनको जो अपॉर्चुनिटीज थी ना वो भी कम मिलती थी, क्योंकि गांव में क्या अपॉर्चुनिटी होती है बच्चों, गांव में सिर्फ अपॉर्चुनिटी होती है एग्रीकल्चर की। जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो जितनी भी एस्टेब्लिश हुई, शहरों में एस्टेब्लिश हुई, उस टाइम पे तो गांव में रहना मतलब शान की बात। अपना खुद उगा रहे, खुद खा रहे, घर का दूध दही सब्जी सब घर का है जी हमारा। गांव शहर गए, छोटा सा मकान है, हमारे गांव में तो इतना बड़ा मकान है, इतने खेत पड़े हैं, घेर है, ठीक है। तो वो मेंटेलिटी उस टाइम पे थी। तो अर्बनाइजेशन हमारे यहाँ पे कम था। अब देखो, ये तो 10 पॉइंट है बच्चों, किसके, कंडीशन कैसी थी, इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन कैसी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ठीक है। तो ये जो 10 पॉइंट है इनको फिंगर्स पे कर लेना, ठीक है। ये 10 के 10 पॉइंट आपको रटे हुए होने चाहिए, इनकी एक्सप्लेनेशन इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप इनकी एक्सप्लेनेशन खुद भी बना के लिख सकते हो। ये जो क्वेश्चन होता है ये आ जाता है बच्चों, अगर 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। तो उस टाइम पे आपको एटलीस्ट 6 पॉइंट तो इसके रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी रटने का तरीका क्या है, पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं रटनी है आपको, आपको सिर्फ पॉइंट्स रट लेने हैं, ठीक है। कुछ पॉजिटिव भी करा होगा, ब्रिटिशर्स ने करा तो अपने ही फायदे के लिए, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी उन्होंने इंडिया में किया, ठीक है। सम एफर्ट्स वर मेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू डेवलप इम्प्रूव सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उन्होंने इम्प्रूव करी, ठीक है। करा तो उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट के मोटिव से था, हम लोगों के लिए नहीं किया था, ठीक है। लेकिन ये जो फैसिलिटीज थी इसमें रेलवे नेटवर्क बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए बेनिफिशियल था, ठीक है। तो अंग्रेज कुछ है कि यहाँ पे अच्छा भी करके गए, ठीक है, अपने फायदे के लिए करके गए, लेकिन अच्छा इन्होंने किया। उनको तो लगा ही नहीं होगा ना कभी यहाँ से हम उनको निकाल भगाएंगे,
वो तो यहाँ पूरे जम के बैठ गए थे कि भाई हम लोग यहीं रहना है और यहीं से खूब एक्सप्लॉइट करना जब तक हो सकेगा। तो उन्होंने क्या क्या किया, एक तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की, रेलवे वगैरह उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। पोर्ट्स उन्होंने बनाए। पोर्ट्स क्या होते हैं बच्चों, जो सी का जो किनारा होता है ना, वहां पर जो शिप आते हैं, शिप आएंगे तो शिप कहाँ पर सामान उतारेंगे, तो ये क्या होता है बच्चों, ये पोर्ट बना लेते थे, ठीक है। पोर्ट बना लेते थे, वहां पर शिप वगैरह अपना सामान उतारते थे, ठीक है। तो ये पोर्ट अंग्रेजों ने बनाए। टेलीग्राफ फैसिलिटी, पोस्ट फैसिलिटी उन्होंने ही स्टार्ट की थी, ठीक है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, क्योंकि उससे पहले तो ना राजा महाराजा का सिस्टम होता था, तो इतना ज्यादा आपस में एक दूसरे से लिंक नहीं होता था, तो उन्होंने पूरे कंट्री में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप किया, ठीक है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन किया उन्होंने, ठीक है। और बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम को इवॉल्व किया, इंट्रोड्यूस किया, तो कुछ एक थोड़े बहुत उसके अच्छे पॉइंट्स भी हैं। ये हो सकता है, यूजुअली आता नहीं है ये पेपर में, आ जाएगा, इसको कर लेना, इतना इजी है, मुश्किल नहीं है ये। तो ये अगर कभी आएगा तो 1 से 3 मार्क्स में मैक्सिमम आएगा, उससे फालतू में नहीं आएगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो आया हुआ है पुराने किसी ईयर में, वहां से निकाल लिया। क्या इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर पॉलिसी बनाई, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि हम लोग सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल रहे इनके लिए, और हम लोग एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट है ब्रिटेन के लिए। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया में आने के लिए ना, कि यहाँ से रॉ मटेरियल खूब लेके आओ, और जो भी रेडी गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, वो इंडिया में बेचो, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये वीडियो खत्म, ये टॉपिक खत्म होता है बच्चों। इस अभी तक हमने इसमें क्या किया है कि इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट कर लेना, ठीक है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ब्रिटिशर्स का, और उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो वो थोड़ा बहुत अच्छी चीजें भी, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ना बच्चों, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस विद वेरियस सेक्टर। तो अब हर एक सेक्टर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी तक तो ये था ना कि एग्रीकल्चर पुअर था, इंडस्ट्रीज पुअर थी, इंपोर्ट पे हमने हर एक पॉइंट को छोटा छोटा करा, अब हर पॉइंट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जैसे ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसा था, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, ये जैसा भी था तो सारा सब पुअर ही है ना, कुछ अच्छा तो था नहीं। तो ये जो भी कुछ था, ये हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक को कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस अलग अलग आ जाते हैं कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चरल सिचुएशन कैसी थी, उसमें हमें एग्रीकल्चर का सारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो रहेगी। इस वीडियो के लिए ये हमारी फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा मुश्किल होता है पढ़ना, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो आपका ये फिर भी हो जाएगा, एक बारी में सोचो कि मैं सारा ही पढ़ लूं तो नहीं, ठीक है? जैसे हम रोज के एक टॉपिक करेंगे तो ही इंडियन इकोनॉमी होएगी कवर, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।